हेलो 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 हेलो
स्वतंत्रता वाला तो लिख लिया था ना कल, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूरा हो गया था ना कल, पढ़ के देखा उसको? पढ़ के देखा? क्या दिक्कत है? हाँ, क्या है? क्या है? आगे डिस्कस करता हूँ। अधिकारिता अभी करते हैं डिस्कस। किस परिस्थिति में ये है पास में, तो इसी को देखना है ना अपने से भी। 121 में लिखा है कि न्यायाधीश को पद से हटाने वाला प्रस्ताव अगर विचाराधीन है तभी चर्चा हो सकती है। राज्य क्षेत्रातीत का मतलब हो गया अपने अधिकार क्षेत्र या राज्य क्षेत्र से बाहर जाकर। तो संसद का जो अधिकार क्षेत्र है वह भारत का राज्य क्षेत्र है ना, जिसमें राज्य भी शामिल होंगे। तो कोई राज्य यह दावा नहीं कर सकता कि संसद ने ऐसा कानून क्यों बनाया जो हमारे राज्य क्षेत्र पर लागू हो रहा है, क्योंकि हमें अपना कानून बनाने का अधिकार है। इस आधार पर हम उसको अवैध घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि संसद की शक्ति भारत के राज्य क्षेत्र पर या उसके किसी भाग पर कानून बनाने की है। अंतर केवल कहां देखा जाएगा कि संसद सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची पर कानून नहीं बना सकती सामान्यतः। विशेष परिस्थिति होगी तो उसमें बना सकती है, जैसे 249 है, 353 है। क्षेत्र का मतलब भारत का राज्य क्षेत्र, भौगोलिक, भौगोलिक राजनीतिक दोनों। 226, 226 आगे चलूंगा। अभी क्या दिक्कत है? अभी इतनी जल्दी क्यों? बहुत आगे है 226 से, अभी तो शुरुआत ही की है केवल। हाईकोर्ट डिस्कस करेंगे तो करेंगे। हाँ, हाँ। 50, 50 में तो शक्ति पृथकीकरण है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। क्या क्या? हम्म। ऐसा कोई कार्य राज्य नहीं करेगा जिससे कि न्यायपालिका के कार्यों में कोई व्यवधान हो। इसका मतलब है कि राज्य अपनी नीतियों से दबाव नहीं बना सकता न्यायपालिका पर, है ना। इसलिए राज्य को सीमित कर दिया है। वहां एक कॉन्सेप्ट होता है संविधानवाद, डिस्कस किया है कभी? है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार की अवधारणा है वह। इस सरकार की शक्तियों की सीमा तय की है हमने। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए राज्य पर दबाव यह है कि वह ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जो न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप हो, पहला। दूसरा, एक ऐसे माहौल का निर्माण करेगा राज्य जिसमें न्यायाधीश या न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष बने रहें। कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक प्रत्यक्ष उदाहरण अगर देखें तो याकूब मेमन का जो केस था, फांसी की सजा जो उसको हुई थी, याद आ रहा है? उस केस की सुनवाई उपचारात्मक याचिका पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने, दो न्यायाधीश थे, जिन्होंने 2:30 बजे रात में की थी अपने रेसिडेंस पर, क्योंकि सुबह फांसी देनी थी उसको। सरकार ने डेथ वारंट इशू किया था तो सुबह 5 बजे फांसी देनी थी, लेकिन शाम में न्यायालय में उपचारात्मक याचिका दायर कर दी गई ऑनलाइन। अब उसके बाद यह है कि न्यायालय ने यह कहा कि यह याचिका खारिज की जा सकती है, लेकिन भारत में उच्चतम न्यायालय यह मानकर चलता है कि हर व्यक्ति का अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए और किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसको अवसर नहीं दिया गया। ठीक है, लेकिन रात में न्यायालय खुल नहीं सकता, परिसर उसका। तो न्यायाधीश के रेसिडेंस पर
वो रात में सुनवाई हुई 2 बजे रात से लेकर 4 बजे सुबह तक, और तब उस सुनवाई के बाद याचिका खारिज की गई थी। तो उन दोनों न्यायाधीशों को धमकी मिली थी जान से मार देने की, राइट। तो अब राज्य का अब क्या है कि मान लिया कोई भी न्यायाधीश, अगर जिला न्यायालय हो या कोई भी हो, अगर वह यह देखेगा कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, तो वह जाहिर है वही काम करेगा जो सरकार चाहती है। या कोई हार्ड कोर आतंकवादी है जो ट्रायल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मान लिया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है या डिस्ट्रिक्ट जज है, उसके पास कोई हार्ड कोर क्रिमिनल का कोई केस है या आतंकवादी है कोई, और उसको जान से मारने की धमकी दे दी जाए कि अगर आपने बेल नहीं दिया तो जान से मार दिया जाएगा, देन द कोर्ट विल ग्रांट बेल। वो अपनी जान पर क्यों खतरा लेगा, है ना ये बात। इसका मतलब कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रह पाएगी। इसलिए राज्य का यह दायित्व है कि वह ऐसे माहौल का निर्माण करे जिसमें न्यायालय स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करता रहे, और दूसरा कि राज्य अपनी तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं करेगा जिससे कि न्यायपालिका पर हस्तक्षेप हो। ये किसने पूछा है प्रश्न? ये टेल मी फ्रैंकली, आंसर दे रहा हूं लेकिन पूछा किसने है? हाँ, क्यों ऐसा प्रश्न पूछा है? किसी ने बोला है ऐसा वाक्य, कहीं से पढ़ा है? हाँ हाँ, हम्म। लोकतंत्र में मैं समझ रहा हूं, लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र का मूल तत्व जनता है ना। तो जैसी जनता होगी सरकार वैसे ही होगी, ये हम समझते नहीं। जनता जो चाहती है सरकार वही काम करती है, क्योंकि सरकार हम ही ने बनाई है, हमने सरकार बना दी। हम सरकार से यह अपेक्षा करते हैं कि वह हर कार्य ऐसा करे जो मेरे हित में हो, भले मैं कुछ नहीं करूं। ये वास्तविकता है, ये हमें हमें समझने की जरूरत है। सरकार तो वही करेगी। द गवर्नमेंट डोंट ऑबलाइज अस। गवर्नमेंट का एक ही रूल है, दैट इज पॉलिटिक्स। उसको अपनी सत्ता बनी रहनी चाहिए, दैट्स ऑल। सत्ता बनाए रखने के लिए अगर उसे हत्या करने की जरूरत होती है तो हत्याएं भी होती हैं, राजनीतिक हत्या होती है ना, नहीं। किम जॉन ने तो अपने ब्रदर को मरवा दिया कहीं दूसरे एयरपोर्ट पर, सुना था ना या नहीं सुना था? किम जॉन नॉर्थ कोरिया वाले, हिज हाफ ब्रदर, सौतेला जो भाई था उसका, ही वॉज बिकमिंग पावरफुल। तो किसी सऊदी अरब में रियाद एयरपोर्ट पर ही वॉज कमिंग डाउन, फ्लाइट से बाहर निकल रहा था, तो 2 सेल्स गर्ल को हायर किया गया पर सेल करने के लिए। उन सेल्स गर्ल को यह नहीं पता था कि परफ्यूम की बोतल में क्या है, तो दे वर ट्रेंड फॉर 15 डेज कि हाउ टू सेल दिस प्रोडक्ट। और यह कहा गया कि आज आपकी जो ड्यूटी है वो एयरपोर्ट पर होगी, और अमुक व्यक्ति जो है ही हैज गिवन अस ट्रेमेंडस ऑर्डर, इसलिए उनको बताना है कि ये स्प्रे कैसा होता है, स्प्रे करके बताना है उनको कि ये कितनी क्वालिटेटिव स्प्रे है। यह आया समझ में, जिसमें नर्व एजेंट था। तो बोथ ऑफ द गर्ल्स दे स्प्रेड द नर्व एजेंट ऑन द ब्रदर ऑफ किम जॉन एंड ही डाइड विद इन 20 मिनट्स। तो जब वो मर गया तो पुलिस अरेस्टेड बोथ द गर्ल्स। तब उन्होंने खुलासा किया कि ऐसे ऐसी स्थिति है। तो राजनीति तो एक ही तरीके से होती है, उसको राजनीति में बने रहना है। अब क्या है कि जो कलकत्ता की घटना है या जो हैदराबाद की घटना थी या कोई कठुआ की कोई भी घटना हो ऐसी, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, उसको हटा दें। हम कितने सेंसिटिव हैं एज कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया, आर वी रियली सेंसिटिव टू दिस? ये सबसे बड़ा प्रश्न है ना। सरकार से क्यों अपेक्षा है, सरकार से क्यों अपेक्षा की जाए? अगर हम ही संवेदनशील नहीं है, सरकार तो असंवेदनशील होगी ही होगी। हमने इसको
हमने कहा कि कैंडल मार्च करेंगे तो धरना देंगे या करें, कब तक? प्रोबेबली वी हैव फॉरगॉटन कठुआ मर्डर केस। कठुआ में जो 10 साल की बच्ची थी जिसके साथ रेप करके उसको मारा गया, तो उसके बाद से हमने कानून बनाया पॉक्सो, और यह कहा कि 12 साल की बच्ची के साथ अगर रेप होगा देन दैट विल अवॉर्ड डेथ पेनल्टी, है ना? पॉक्सो एक्ट में रखा गया ना मृत्युदंड, और एज बार रखा गया है 12 वर्ष। लेकिन हम उस वक्त भी कैंडल मार्च किया था हमने इंडिया गेट पर, और उस वक्त भी हमने बहुत सारे धरने और ये वो किए थे। वी फॉरगॉटन दैट। तो यहां पर यह देखना है कि संविधान और न्यायपालिका सो नहीं रहे, हम सो रहे हैं। दैट इज द इशू। न्यायपालिका तो अपने तरीके से, न्यायपालिका के हाथ बंधे हैं कानून के तहत। स्टिल अगर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन नहीं लेता तो हम दबाव थोड़ी बना सकते हैं उस पर। दबाव नहीं बनाएंगे ना कि आप क्यों नहीं स्वतः संज्ञान ले रहे हैं, राइट? इसलिए ऐसा नहीं कर सकते कि वो सो रहे हैं। और धरना देना एक फैशन बन चुका है, बहुत हद तक कह सकते हैं। उसमें भी राजनीति होती ही है, हो ही रही है राजनीति। कलकत्ता मर्डर केस में भी तो राजनीति है, और क्या है उसमें, नहीं है? उसके पीछे हो सकता है कोई पॉलिटिकल रीजन हो, उस घटना के पीछे, ये भी तो, इसको भी रूल आउट नहीं कर सकते। तो लेकिन यह तभी रुक सकता है जब हम अपने स्तर से संवेदनशील होते हैं। तब हमने तो डिस्क्रिमिनेट कर रखा है अपने फैमिली के स्तर पर, बॉय एंड गर्ल। इट्स वेरी हार्श रियलिटी बट इट्स अ फैक्ट। नहीं है, वास्तविकता है, नहीं है यह। और मोर और लेस यह सिचुएशन हर घर की है, वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, मोर और लेस यह डिस्क्रिमिनेशन तो हर घर में दिखती है ना हमें, नहीं? तो हमने उसको आउटकास्ट कर दिया है। हमने उसको बचपन से यह सिखला दिया है दैट यू आर वीक। तो जो व्यक्ति अपराधी होता है उसको यह लगेगा ना कि शी इज अ वुमन, आई कैन ओवर पावर हर, मैं ओवर पावर कर सकता हूं, तभी तो ऐसी मानसिकता होगी। हमने तो, ये हमारी समस्या है, सरकार की नहीं। ये रियलाइज करना पड़ेगा जनता को आमतौर पर। द मेन शुड रियलाइज दिस, नॉट विमेन। और वह रियलाइजेशन अपने घर से होना चाहिए। फैमिली वैल्यूज हैव गॉन डाउन। पारिवारिक मूल्यों का गंभीर क्षरण हो गया है पिछले 20 सालों में। इसलिए परिवार जिसको प्रोटेक्ट करता था, वो प्रोटेक्शन खत्म हो गया हमारा चारों तरफ से, जो आवरण था वह। अब उस आवरण से जो वल्नरेबल है वो गर्ल्स हैं या वुमेन, उनके लिए अपराध हो गया। और जो बॉयज या मेल मेंबर्स हैं, दे हैव बिकम, जिसको कहते हैं स्वच्छंद, नहीं? तो वह जो आवरण होता था पारिवारिक मूल्यों का, वह आवरण टूट गया है पिछले 20-25 सालों में, जिसकी वजह से ऐसी समस्याएं बढ़ गई हैं, और वो बढ़ रही हैं धीरे धीरे। नहीं, नंबर ऑफ केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। मोर देन 80% केसेस आर नॉट रिपोर्टेड। ये तो हाई प्रोफाइल केस है इसलिए रिपोर्ट हो गया, या पब्लिक प्लेस में ऐसा हो गया तो रिपोर्ट हो गया। बट रेप एंड मर्डर्स आर नॉट ऑलवेज इन पब्लिक प्लेस, नहीं? दूसरा, क्राइम की थ्योरी यह कहती है कि 99% रेप एंड मर्डर्स एंड ऑल क्राइम्स तभी होता है जब उसका संबंध किसी न किसी तरीके से होता है उस विक्टिम के साथ। सड़क पर नहीं होते ऐसे क्राइम, बहुत रेयर, वो 2% 5% हैं बस। इसका मतलब है कि उसका नेक्सस है आपस में ही। तो अगर उसके संबंधी, रिलेटिव्स, परिचित, फ्रेंड्स, इस तरह के जो उसका जो सर्किल है विक्टिम का, वो सर्किल क्यों इतना इनसेंसिटिव हो गया? उसके पीछे रीजन वही है ना कि जो हमारा वैल्यू सिस्टम था वो डिग्रेड हो गया है, मूल्य हमारे क्षरित हो गए पारिवारिक, उसकी वजह से एक्सपोजर बढ़ गया। इसलिए दोषारोपण करना तो अलग की बात है, वो तो राजनीतिक दोषारोपण है कि न्यायपालिका, क्या न्यायपालिका ने कह दिया, लागू कौन करेगा?
टेल मी, रूल ऑफ लॉ हमारा बहुत स्ट्रांग है, कौन लागू करेगा? ग्राउंड जीरो पर कौन? पुलिस स्टेशन नहीं। अगर मुझे उत्तर प्रदेश के डीजीपी को से परिचय हो, मान लिया, और मैं फोन करूं कि मुझे एक काम है प्रयागराज में, तो डीजीपी तो खुद नहीं आएगा ना, वो कहेगा यहाँ के एसएसपी को, राइट, कि मेरे परिचित है, उनका काम देख लेना। एसएसपी विल टॉक टू द एसएचओ ऑफ दैट एरिया। अंतिम रूप से काम तो उसी को करना है, जो कांस्टेबल है, जो एसएचओ है। अगर वो करप्ट है, देन रूल ऑफ लॉ इज यूजलेस। नहीं, मेरे अपने गांव में मुझसे मांगा थे, जानते हुए कि मैं संविधान पढ़ाता हूं, और मेरा छात्र है, जिस जिले की मैं बात कर रहा हूं, पूर्वी चंपारण, उसका एसएसपी मेरा छात्र है, ये भी जानता था वह, उसके बावजूद उसने 1,50,000 रुपए की डिमांड की थी मुझसे, ओपनली कहा कि होली का समय खुश नहीं करेंगे, होली में। मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि खुशी के लिए कितनी राशि से आप खुश हो जाते हैं? उसने कहा कि आपका जमीन जायदाद तो बहुत है, कम से कम 50,000 तो चाहिए। मैंने कहा कि बेशर्मी की सीमा आपने पार कर लिया ना, रिश्वत भी मांगा जा रहा है ऐसे जैसे आपका अधिकार है। यह जानते तो अगर मुझसे उसने 50,000 रुपए की डिमांड की है, तो आम आदमी से तो वह सुबह से शाम तक उससे पैसा लेता होगा, राइट? तो अगर वह सेंसिटिव नहीं है, तो प्रधानमंत्री क्या करेगा? समझ में आया मैंने क्या कहा? समझ में आया? यह विपक्ष की भाषा है। इसलिए वो हमारे ऊपर है कि हम कितने सेंसिटिव हैं, यह अपने स्तर पर काम करने की जरूरत है, दूसरों के स्तर पर नहीं। गांधी को याद रखिए, गांधी ने कहा था कि व्यक्ति वही राष्ट्रवादी होता है जो अपने स्तर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। राष्ट्रवादी होने के लिए न तो मुझे झंडा लेकर आगे चलना है, न धरना देना है, कुछ नहीं करना। अपने कर्तव्य का पालन अगर कर दिया जाए, देन यू आर द बिगेस्ट नेशनलिस्ट। मुझे प्रदर्शित तो नहीं करना ना कि मैं राष्ट्रवादी हूं, दिखाना तो है नहीं मुझे। लेकिन राष्ट्रवादी होने का जो गर्व होगा, वो कब होगा? दैट यू आर ड्यूटी बाउंड, कि मुझे जो कर्तव्य दिया गया है उस कर्तव्य का मैं पालन करता हूं। इस पर काम ज्यादा करने की जरूरत है, अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने परिवार में, अपने मित्रों में, तब जाकर वह धीरे धीरे वो होगा। न्यायपालिका, संविधान, कानून तो सुपर इम्पोज होता है। कानून से हम किसी चीज को दबा सकते हैं, कानून से चीजें अप्रूव नहीं होती समाज से। अगर कानून उसको डराता तो 1860 में आईपीसी बनी थी ना, तो हत्याएं रुक जानी चाहिए थी। मृत्युदंड तो 1860 से 302 में, कहां रुकी हत्या? इसका मतलब है कि वो डर नहीं, कानून उसको उखाड़ नहीं सकता। कानून से हम उसको रास्ता बता सकते हैं, दिशा निर्देश दे सकते हैं। समाज ने नहीं चाहा सती सिस्टम, तो सती सिस्टम खत्म हो गया। केवल कानून तो उसके लिए है नहीं। दहेज निरोधक कानून तो बना 1961 से, मानते हैं उसको? इसी चक्कर में रहते हैं कि अच्छी नौकरी अगर मिल जाए। अच्छी नौकरी का क्या मतलब? जिसमें स्माइलिंग गांधी 1,00,000 करोड़ मिल जाए बैठे बैठे, नहीं, अंतिम अंदर से इच्छा तो वही है। अगर कोई पूछेगा साक्षात्कार में कि आईएएस क्यों बनना चाहते थे, बता भले नहीं सकते, लेकिन एक इच्छा तो है ही ना कहीं कोने में, कि कहां कि कम से कम 1 करोड़ तो डिमांड की ही जा सकती है। अगर आईआरएस मिला तो हो सकता है 90 लाख हो, थोड़ी बार्गेनिंग है, राइट? तो कहां खत्म हुआ? बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे जो दहेज ना लेते हैं ना देते हैं, आज भी। उनको पहले भी होंगे, 61 के पहले भी। इसका मतलब कि उनकी अपनी मानसिकता वैसी है, तो कानून मायने नहीं रखता। समाज जब तक नहीं चाहेगा, चीजें अप्रूव नहीं होती। तो अपराध भी, महिलाओं के विरुद्ध अपराध जितने बढ़ रहे हैं, वो तभी समाप्त हो सकते हैं या कम हो सकते हैं व्हेन सोसाइटी विल कम फॉरवर्ड, नॉट बाय दिस कि कैंडी लेके खड़े हो गए और धरना दे दिया, और वो तो दिखावा है ही।
एक बहुत अच्छा जोक अभी आया था, किसी ने लिखा कि द होम मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी विल टेक मार्च टू दी ये वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी। नहीं आया समझ में कि पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की कल्याण मंत्री ममता बनर्जी तक जाएंगी और कल्याण मंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ज्ञापन देंगी। प्योर पॉलिटिक्स है ना यार, तो वो काम नहीं करना। ठीक है, बहुत लंबा पुरानी चीज छेड़ दिया ना इसमें। जाति व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित संबंधी याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट का इनकार क्यों है? जाति व्यवस्था गलत नहीं है, जातिवाद गलत है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है यह। जाति व्यवस्था स्तरण का आधार है भारत के समाज का। इंडियन सोसाइटी शुरू हुई है क्लास? नहीं पढ़ेंगे उसको, जाति तो उसमें पढ़नी पड़ेगी। जाति आधारित समाज है, मतलब व्यवसाय है जाति का, तो उससे श्रम विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर है कि अगर मुझे लकड़ी का कोई स्ट्रक्चर बनवाना हो देन आई हैव टू डिपेंड अपॉन ए कारपेंटर। नहीं, अगर कारपेंटर को अपने बच्चे को पढ़ाना हो देन ही हैज टू डिपेंड अपॉन मी और टीचर। तो एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती है, अंतर निर्भरता। तो जाति व्यवस्था अंतर निर्भरता बढ़ाने वाली संकल्पना है, लेकिन जब हम जाति का उपयोग अपने निजी लाभ के लिए या दूसरों के नुकसान के लिए करने लगते हैं तो वह जातिवाद हो गया। वह जातिवाद हानिकारक है। समझ में आया? इसलिए सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि यू कैनॉट डिक्लेयर द सिस्टम ऑफ कास्ट अनलॉफुल, क्योंकि वो समाज के स्तरण का आधार है हमारा, लेकिन जातिवाद पर अंकुश लगाने की जरूरत है। आगे बढ़ा जाए? लैटरल एंट्री पढ़ेंगे अभी आगे, गवर्नेंस में क्या दिक्कत है अभी? लैटरल एंट्री का मतलब साइड से घुस जाना। साधारण भाषा में तो वही कहेंगे ना। मुख्य लाइन है बनी हुई, लाइन में देखा वो बहुत लोग इधर से घुस जाते हैं अंदर से, तो वो घुसने हर आदमी नहीं कर सकता। वैसा कौन कर सकता है? जो उस काम में विशेषज्ञ हो। तो लैटरल एंट्री का मतलब ही हो गया कि विशेषज्ञता वाले लोग सरकार की मुख्य धारा में आ गए, विच इज गुड, दैट्स गुड। आज का एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है मैनेजेरियल स्किल। प्रशासन काम करता है वर्टिकल कमांड पर, मैनेजमेंट काम करता है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन पर। तो हमें कमांड भी चाहिए, कोऑर्डिनेशन भी चाहिए। कोऑर्डिनेशन आएगी लैटरल एंट्री से, अगर निजी क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञ उस तरीके से उसमें शामिल होते हैं नीति निर्माण में। इसलिए उनका स्तर रखा है सरकार ने, या तो जॉइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर इन ए डायरेक्टरेट या डिप्टी सेक्रेटरी, इसी पद पर है ना, कलेक्टर के पद पर तो है नहीं। तो उस लेवल पर रखा गया है जहां नीति निर्माण में उनकी विशेषज्ञता की जरूरत है ना। दैट्स अ गुड थिंग। लैटरल एंट्री का कल ही मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था, सबसे अच्छा उदाहरण तो मनमोहन सिंह है। When Manmohan Singh was made finance minister, he was not a politician. नहीं, वो तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को अपने हिसाब से देखेगा कि सरकार की मंशा क्या है। अगर हम एज ए कॉन्सेप्ट देखते हैं उसको, सरकार अगर उसको एक्सप्लॉइट कर रही तो गलत है। अगर सरकार निपोटिज्म कर रही है कि मान लिया गृह मंत्री को लैटरल एंट्री करनी है गृह मंत्रालय में, तो गृह मंत्री ने अपने किसी परिचित को बिठा लिया, वो विशेषज्ञ हो या नहीं हो, मान लिया वो खुद घर में लड़ता है, उसको बना दिया गृह मंत्रालय में उप सचिव, तो लड़वाएगा ही ना वो देश को। तो उस तरीके से अगर करेगी सरकार तो उस पर रोक लगनी चाहिए। किससे नुकसान? नुकसान कुछ नहीं होगा। नुकसान एक ही होता है कि कई बार जो सरकार के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, उनको लगेगा कि बाहर से क्यों आ गया आदमी या। तो यह हो सकता है कि मुझ पर संदेह है सरकार को कि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, यह हो सकता है।
तो उस तरह के नुकसान हो सकते हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है। लेकिन ये ऐसा कोई नई बात तो है नहीं, तो बहुत पुरानी चीज है। अभी हम उसको अचानक से हम, क्योंकि हमें बोलने की स्वतंत्रता कुछ ज्यादा दे दी गई है इसलिए, और हमें कोई सुनता है नहीं आमतौर पर, क्योंकि हर आदमी बोलना चाहता है, सुनना कोई चाहता नहीं। इसलिए हमें जहां जब मौका लग रहा है बोल दे रहे हैं कुछ का कुछ। आगे बढ़े अब, तो सुनने वाला भी काम करें। अब हमें बात करनी है उच्चतम न्यायालय का संविधान में स्थान क्या है, हाउ इट इज प्लेस्ड। जैसे 124 को पढ़ेंगे अगर, बोलिए संविधान है तो, अब ये भी देखना है इस बार के प्रश्न के हिसाब से कि भाग कौन सा, चैप्टर कौन सा। इस बार प्रश्न आया था ना, कौन सा, क्या था प्रश्न, निर्वाचन या आपातकाल? आपातकाल किस भाग में है, यह भी देखना है। भाग 5 है, अध्याय 4 है। लिखा है संघ की न्यायपालिका। इससे क्या पता चल रहा है कि 2 स्तरों पर न्यायपालिका है, एक संघ एक राज्य। ठीक, तो इसी वाक्य से यह पता चल रहा है कि देयर इज जुडिशियल डिसेंट्रलाइजेशन। भारत में न्यायिक विकेंद्रीकरण की संकल्पना है। यह उस वाक्य से समझ में आ गया जिसके शीर्षक से, अध्याय 4 के, जहां लिखा है कि यह संघ की न्यायपालिका है। इसका मतलब कि राज्य की न्यायपालिका अलग होगी। तो देयर आर 2 लेवल्स ऑफ जुडिशरी। तो परिसंघ है भारत, इससे सिद्ध होता है। स्पष्ट हुआ या? अब जब संघ की न्यायपालिका है तो संघ के विवादों का समाधान तो कर सकती है, दैट्स फाइन। राज्य की न्यायपालिका राज्य स्तरीय विवादों का समाधान कर सकती है ना। लेकिन अगर राज्य और संघ या राज्य और राज्य के बीच विवाद हो जाए तब उसका समाधान कौन करेगा? नहीं, ये इसमें नहीं लिखा है ना, इसमें तो संघ की न्यायपालिका है, यहां तो लिखा है संघ की न्यायपालिका। अब दो 214 के आसपास देखें, इसका शीर्षक है राज्यों के उच्च न्यायालय। तो अगर 124 और 214 थोड़ा बहुत अंतर है, 124 वो है 214, जंबल कर देना कि इधर 124 है अनुच्छेद, उधर 214 है। तो 214 में लिखा है कि राज्य के उच्च न्यायालय होंगे, 124 लिख रहा है संघ की न्यायपालिका होगी। तो 2 स्तर के न्यायालय हो गए। राज्य के स्तर पर उच्च न्यायालय विवादों के समाधान के लिए उत्तरदायी है और संघ के लिए उच्चतम न्यायालय है। लेकिन संघ राज्य या राज्य राज्य विवादों के लिए कौन उत्तरदायी होगा, ऐसा कोई उल्लेख न तो अनुच्छेद 124 में है न ही 214 में है। ठीक है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा 135। लिखा है विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय को भी किसी ऐसे विषय के संबंध में जिसको अनुच्छेद 133 या अनुच्छेद 134 के उपबंध लागू नहीं होते हैं अधिकारिता और शक्तियां होंगी, यदि उस विषय के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी विद्यमान विधि के अधीन अधिकारिता और शक्तियां फेडरल न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य थीं। साधारण भाषा में क्या है कि अनुच्छेद 135 में फेडरल न्यायालय का उल्लेख है और ऐसे न्यायालय की शक्तियां उच्चतम न्यायालय को सौंप दी गई हैं। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 124 और 135 को साथ पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि उच्चतम न्यायालय संघ का न्यायालय है और वही संघ का न्यायालय भारत का फेडरल न्यायालय भी है। अतः संघ राज्य और राज्य राज्य विवादों के समाधान के लिए उच्चतम न्यायालय कार्य करता है। स्पष्ट हुआ है? तो
124 214 को साथ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भारत में न्यायिक विकेंद्रीकरण है। 124, 214 और 135 को साथ पढ़ेंगे तो दो उच्च न्यायालयों के बीच का विवाद हो, दो राज्यों के बीच का विवाद हो या संघ राज्य के बीच का विवाद हो, उसके लिए उच्चतम न्यायालय उत्तरदायी है। एंड सुप्रीम कोर्ट इज द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो, राइट, बट प्राइमरली इट इज सुप्रीम कोर्ट। प्राथमिक रूप से उसकी स्थापना हमने संघ के न्यायालय के रूप में की है, अतिरिक्त शक्तियां उसको दी हैं हमने। नहीं आया समझ में? आ गया? अमेरिका से तुलना कर दें, अमेरिकी उच्चतम न्यायालय पहले परिसंघीय न्यायालय है, उसके बाद उच्चतम न्यायालय है। हमने अमेरिका के उच्चतम न्यायालय की स्थापना अमेरिका के फेडरल कोर्ट के रूप में की है, जिसकी एक शक्ति संघ के सरकार के साथ विवादों के समाधान की भी है। तो वहां प्राथमिक रूप से वह फेडरल कोर्ट है, बाद में उच्चतम न्यायालय है। हमारा उच्चतम न्यायालय प्राथमिक रूप से उच्चतम न्यायालय है संघ का, और एडिशनली फेडरल कोर्ट है। ठीक है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि अमेरिका में संघ राज्य विवादों की आशंका ज्यादा है भारत की तुलना में, क्योंकि वहां दोनों स्वतंत्र हैं। हमारे यहां अनुच्छेद 365 पढ़ेंगे अगर, तो वह लिखा है कि अगर संघ के दिशा निर्देशों की अवहेलना करता है कोई राज्य, तो मान लिया जाएगा कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। नहीं, तो यहां राज्यों पर संघ का नियंत्रण है, इसलिए संघ राज्य विवाद की आशंकाएं तुलनात्मक रूप से कम है भारत में। स्पष्ट है? स्पष्ट है? भारत का जो उच्चतम न्यायालय है उसका उद्देश्य क्या है कि वह राज्य नागरिक संबंधों को बेहतर बनाए। सबसे पहला, अगर आवश्यकता पड़ती है तो संघ राज्य विवादों का समाधान भी करेगा, लेकिन प्राथमिक रूप से उसका उद्देश्य क्या है? हमारे अधिकारों की रक्षा करना। नहीं, इसलिए इस आधार पर यह कहा जाएगा कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज मोर क्लोजर टू प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी देन व्हाट वी सी इन यूएस। नहीं है समझ? कोई बात नहीं, इसको हटा भी सकते हैं, इसको हटा भी लिखवा तो दूंगा। मैंने यह कहा, तुलना करेंगे हम लोग आरंभिक अधिकारिता जब करेंगे। एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की ऐसी अधिकारिता से संकुचित है? हमारे उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता छोटी है यूएस के कोर्ट की तुलना में, राइट, लेकिन रिट अधिकारिता बड़ी है। रिट इशू नहीं करता उच्चतम न्यायालय वहां का। रिट हमने कहां से लिया है? लिया नहीं है, प्रेरणा ली है। कहां से? रिट की संकल्पना कहां से प्रेरित है? ब्रिटेन से। तो अमेरिका में रिट की संकल्पना है नहीं वैसी जैसी भारत में है या जैसी ब्रिटेन में है। उसी तरह अपीलीय अधिकारिता भी हमारे न्यायालय की ज्यादा बड़ी है अमेरिकी न्यायालय की तुलना में, लेकिन आरंभिक अधिकारिता भारत में छोटी है। ये एक्सप्लेन करना होगा ना तुलनात्मक रूप से, राइट। इसको पढ़ने की इसलिए भी जरूरत है कि हमारा एक टॉपिक है भारत की संवैधानिक योजना की तुलना। याद आ रहा है वो हम लोग पढ़ेंगे अंत में, लेकिन जहां जहां उसके बीच में जरूरत होगी वहां वहां कर लेंगे। जैसे हमने एक और जगह तुलना की है राष्ट्रपति पर महाभियोग, याद आ रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ। उसी तरीके से यहां भी तुलना करेंगे। मैंने यह कहा कि भारत का उच्चतम न्यायालय प्राथमिक रूप से संघ का न्यायालय है, जो फेडरल न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। कारण क्या है कि भारत का जो फेडरेशन है उसमें राज्य स्वतंत्र नहीं होकर स्वायत्त हैं। इसका मतलब कि संघ का एक कमांड राज्य पर बना हुआ है, जो अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में राज्य स्वतंत्र हैं एंड दे आर हेडेड बाय इलेक्टेड गवर्नर्स। अमेरिका में गवर्नर कौन होता है? इलेक्टेड है ना राज्य का। नहीं, हमारे यहां गवर्नर राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य कर रहा है, और वही राज्य का प्रमुख भी है। तो राज्य का जो प्रमुख है वह संघ के अधीन हो गया ना वह। तो राज्य हमारे यहां संघ के साथ सीधे सीधे विवाद आमतौर पर नहीं कर सकते।
कुछ परिस्थितियों को छोड़ दें तो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे केसेस बहुत कम दिखेंगे भारत में। आया समझ में? क्योंकि भारत में संघ राज्य विवादों की आशंकाएं अमेरिका की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि हमारा परिसंघ एकात्मक परिसंघ है, यूनिटरी फेडरेशन है, यूनियन इज मोर पावरफुल। ठीक है, वो वास्तविक परिसंघ है जहां राज्य स्वतंत्र हैं संघ से। ठीक है, वित्त की शक्ति वहां राज्य के पास है, यहां संघ के पास है। यहां लिखा है हमने कि धन विधेयक राज्यसभा में नहीं लाए जा सकते। ठीक है, तीसरी बात क्या है कि अगर ऐसा है तो इसलिए भारत के फेडरल कोर्ट की जरूरत कम पड़ती है तुलनात्मक रूप से, इसलिए उसको हमने सेकेंडरी बनाया है। यहां विवाद कैसा हो सकता है? राज्य राज्य विवादों की आशंका है। संघ राज्य विवाद की तुलना में राज्य राज्य विवाद ज्यादा हो सकते हैं भारत में। वहां संघ राज्य विवाद ज्यादा हो सकते हैं। स्पष्ट है? श्योर? तो हमारा अनुच्छेद कैसे कैसे जुड़ गया? 124, 214, 135। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ, वो तो जुड़ेगा ही। अनुच्छेद 1 तो कहीं भी जुड़ जाएगा। अनुच्छेद 1 को छोड़कर 2 से शुरुआत करें, 2 से लेकर 395, जिस अनुच्छेद को जोड़ना चाहे अनुच्छेद 1 से तो जुड़ेगा ही नहीं। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, या एक वाक्य ऐसा है जो बाकी संविधान के सभी अनुच्छेदों को जोड़ देता है सीधे सीधे। जहां लिखा संघ की न्यायपालिका, वहीं जुड़ गया वह कि भारत राज्यों का संघ है, तो संघ की न्यायपालिका तो है, तो राज्य की न्यायपालिका कहां है? प्रश्न आ गया ना सामने। तो अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 214 राज्यों का उच्च न्यायालय। अब राज्य के बीच विवाद हो जाए तब तो 135 कि फेडरल कोर्ट की शक्तियां भी हमने उच्चतम न्यायालय को दे रखी हैं। तो आर्टिकल 1, 124, 214, 135 ऑल आर इंटरलिंक्ड। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर दी गई है, जिसके वेतन भत्ते पेंशन सब भारत की संचित निधि पर भारित हैं। तो 112(3) भी जुड़ जाएगा। नहीं, ये समझ में आ रहा है? लिंक्स आ रहे हैं समझ में? लिंक समझने का एक एडवांटेज कहां मिलता है हमें? प्रीलिम्स के क्वेश्चन में मिलेगा। अगर उस क्वेश्चन को सीधे सीधे आर्टिकल पूछ दिया गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें से कॉन्सेप्ट ढूंढ लें हम कि भारत का संविधान अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक विकेंद्रीकरण का प्रावधान करता है। अब समस्या क्या होगी कि न्यायिक विकेंद्रीकरण तो है भारत में, ये हम जानते हैं, प्रावधान करता है या नहीं यह स्पष्ट नहीं होगा ना। प्रावधान करता है इसका मतलब हम समझ लें कहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो है नहीं। प्रावधान करता कब है? जब अनुच्छेद 1, 124, 214 को साथ पढ़ते हैं। ये समझ में आया क्या कहा मैंने? श्योर? नहीं, फिर से बताऊं। अगर यह पूछा जाए कि भारत का संविधान अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक विकेंद्रीकरण का प्रावधान करता है, तो स्पष्ट रूप से तो नहीं लिखता कि देयर शैल बी जुडिशियल डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम अनुच्छेद 124 को अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 214 को अनुच्छेद 1 के साथ पढ़ते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा कि भारत में न्यायिक विकेंद्रीकरण है। तो ऐसा स्पष्ट करने के लिए हमें 4 अनुच्छेदों को जोड़ना पड़ेगा। तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ ना, अप्रत्यक्ष रूप से है यह विकेंद्रीकरण। तो है तो संविधान में ही, तो संविधान प्रावधान करता है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से करता है। तो अगर हम अनुच्छेदों को इंटरलिंक करके पढ़ते हैं जब, देन यू कैन अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चन के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो वो हमारे लिए आसान होगा। एक प्रश्न बहुत पुराना है जो पूछा गया है पहले कि संविधान में उच्चतम न्यायालय का क्या स्थान है और यह संविधान के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका किस प्रकार निभाता है। पुराना प्रश्न है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है यह कि उसका स्थान क्या है। तो उसका स्थान बताना पड़ेगा कि वह संघ की न्यायपालिका है, फेडरल कोर्ट भी है, स्वतंत्र और निष्पक्ष है, इसलिए वह अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। इसके साथ साथ वह समाज का भी संरक्षक है और सामाजिक जो दायित्व उसका है वह दायित्व वह
पूरा करने के लिए संविधान निर्माताओं ने उसे आनुवांशिक शक्ति दे रखी है अनुच्छेद 142 में, राइट। और उसको यह भी शक्ति है खास तौर से एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 वाले केस के बाद कि वह स्वतः संज्ञान लेकर न्यायिक सक्रियता का प्रदर्शन कर सकता है, जिसका सबसे ताजा उदाहरण हमारे सामने है अभी। इस पर निर्णय जो आएगा तो केस बन जाएगा ना, वह कौन सा केस है यार, तो केस लॉ हमारे लिए आ जाएगा तैयार, और उदाहरण सबसे ताजा उदाहरण हो जाएगा न्यायिक सक्रियता का। नहीं, किस मामले में न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर अमुक फैसला दिया। कल किसी लॉयर ने, परसों एक लॉयर ने उन्होंने यह कहा कि दिस शुड बी कंसिडर्ड एज विशाखा 2, विशाखा गाइडलाइंस जैसे, सुना है विशाखा गाइडलाइंस 1997, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। वो क्या था? सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, उससे रिलेटेड है बात, जिसके बेस पर सरकार ने कानून बनाया 2013 में, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट। लेकिन 1997 से 2013 तक विशाखा गाइडलाइंस ही काम कर रहा था कानून की तरह। तो कल परसों एक लॉयर ने यह कहा है कि शी वॉज वेरी राइट यह कहने में कि इसको विशाखा, दूसरा विशाखा गाइडलाइंस माना जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन देना चाहिए इस मैटर पर कि अगर कभी ऐसा होता है देन हु इज टू बी कंसीडर्ड रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। मान लिया संस्था है कोई, तो संस्था का प्रमुख जवाबदेह होना चाहिए या नहीं। संस्था का प्रमुख तो 24 घंटे रहेगा नहीं। जैसे मान लिया अस्पताल है, तो अस्पताल बहुत, कोई भी संस्था हो, तो संस्था में तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं, तो संस्था का प्रमुख 24 घंटे हर व्यक्ति के सामने नहीं रहेगा ना। सपोज ही इज एट होम और ही इज आउट ऑफ इंडिया, और कोई तो ऐसी दुर्घटना हो जाए, देन व्हाई ही शुड बी चार्ज्ड? यह प्रश्न है ना सामने। वो कहेगा कि मैं तो यहां था ही नहीं। लेकिन होना क्या चाहिए, इफ यू हैव स्टार्टेड एन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका दायित्व है कि आप उस संगठन या संस्था में सुरक्षा व्यवस्था बनाने का प्रावधान करें। नहीं, आप उस पर निगरानी रखें कि आपके यहाँ सुरक्षा सही है अथवा नहीं। अगर महिला कर्मचारी काम कर रही हैं या महिलाओं का प्रवेश है वहां, देन यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि किसी तरह का ऐसा वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हो, किसी तरह की असुरक्षा का माहौल उत्पन्न नहीं हो। तो अगर ये नहीं कर पाए तो वह लायबल होना चाहिए, राइट। लेकिन अब वो लायबल है या नहीं, ये हमारे पास कोई ऐसा कानून एज सच अगर नहीं है, तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट्स भी तो मिल सकता है, किसी मामले में मिल सकता है ना। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू कर दिया कि इन ऑल सच केसेस द चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शैल बी मेड लायबल, तो वहां से वह डर पैदा होगा, उसमें डर पैदा होगा तो संस्थाएं सुरक्षित होने लगेंगी धीरे धीरे। नहीं तो अच्छा आर्गुमेंट था उस लॉयर का कि न्यायालय को यह देखना होगा कि जैसे विशाखा गाइडलाइंस में के बाद हमने स्थिति में बहुत सुधार लाए, उसी तरह अगर इसको विशाखा 2 गाइडलाइंस कहा जाए तो हम बहुत हद तक इसमें सुधार की उम्मीद कर सकते हैं भविष्य में। और उसके बेस पर भारत सरकार फिर कानून बनाएगी, या कानून अगर है तो उसमें संशोधन करेगी। ठीक है। तो समाज का संरक्षक भी है, संविधान का भी संरक्षक है, और उसका स्थान उच्चतम न्यायालय और परिसंघीय न्यायालय की तरह है। आया समझ में थोड़ा बहुत? लिखना है इसको, एक हेडिंग बनाइए, उच्चतम संविधान में उच्चतम न्यायालय का स्थान और उसकी भूमिका। इस चेयर की जगह पर कोई एक नॉर्मल चेयर मेरे लिए मंगवा दो, ऑफिस वाला चेयर मंगवा, है ना। क्या लिखा? संविधान में उच्चतम न्यायालय का स्थान और उसकी भूमिका। लिखिए, अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 124 में संघ के न्यायालय के रूप में
संघ के न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय के गठन का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय के गठन का उल्लेख है। मूल संविधान में यह प्रावधान था, मूल संविधान में यह प्रावधान था कि उच्चतम न्यायालय का गठन उच्चतम न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से होगा। अन्य न्यायाधीशों से होगा। ठीक है, तो ओरिजिनल थे 7, 2019 से हो गए 33, मतलब 33+1। उस समय थे 7+1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे पहले मूल संविधान में, और 2019 के बाद से मुख्य न्यायाधीश और 33 और हैं, तो टोटल स्ट्रेंथ है 34 इंक्लूडिंग सीजेआई। जो न्यायाधीशों की संख्या है वह निर्धारित करता है एक कानून, उसको कहते हैं द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट। वह तय करता है कि न्यायाधीशों की संख्या क्या होगी, और वह तय करने का एक ही आधार है, उसका कार्य बोझ, वर्कलोड उस पर कितना है, उसके हिसाब से न्यायाधीशों की संख्या तय की जाती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को हम मानकर चलते हैं कि इट इज द मोस्ट एफिशिएंट कोर्ट इन इंडिया, क्योंकि ऑन एन एवरेज लगभग 45 से 50 हजार केसेस डिस्पोज ऑफ करता है न्यायालय प्रति वर्ष। आया समझ में? एक वर्ष में लगभग 45 से 50 हजार केसेस डिस्पोज ऑफ करता है न्यायालय। तो जितने भी केसेस पेंडिंग, हमने पढ़ा होगा ना, करीब 4 करोड़ केसेस लंबित हैं, कहीं ना कहीं पढ़ने को मिला होगा ऐसा। तो बल्क ऑफ द केसेस आर पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिला न्यायाधीश और जिला स्तर पर और हाईकोर्ट के स्तर पर प्रेजेंट है, पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग कम होती हैं। उसका कारण है कि वह 45 से 50 हजार केसेस डिस्पोज ऑफ करता है प्रति वर्ष। ठीक है, अब अगर ऐसा लगता है सरकार को कि केसेस की संख्या बढ़ गई, वो कब बढ़ती है? नंबर ऑफ लॉज बढ़ेंगे तो केसेस बढ़ेंगे। अधिक से अधिक कानूनों की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से केसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, उसमें होता क्या है कि अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएं तो हो सकता है भविष्य में इसको बढ़ा के फिर से संख्या बढ़ा दी जाए। स्पष्ट है? आगे लिखिए। अच्छा, बेंच सुना होगा, पीठ, क्या मतलब? कितने तरह की बेंच? एक हो गई सिंगल जज, एक है डिवीजन बेंच, खंड पीठ, एक है संवैधानिक पीठ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। सिंगल जज बेंच तो समझ में ही रहा है, और एक है फुल बेंच। फुल बेंच का मतलब है कि ऑल जजेस, कंप्लीट स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अभी तक जो हाईएस्ट हमारे पास है बेंच, वह 13 न्यायाधीशों का है, केशवानंद भारती। तो 13 जजेस बेंच है, फिर 11 है, फिर 9 है, फिर 7 है, फिर 5 है। इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ बेंचेस हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब होता है कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। संवैधानिक पीठ में कम से कम 5 होने चाहिए। और जो खंडपीठ है, डिवीजन बेंच, उसमें 2 या 3 होने चाहिए। उसमें 2 या 3 होने चाहिए, सेकंड 2 और 3। और एक तो सिंगल जज बेंच हो गया है। इसको लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही बता दिया मैंने, इसको कहीं पूछा थोड़ी जाएगा कहाँ बेंच है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपॉइंटमेंट पर बात करते हैं। लिखिए, अनुच्छेद 124(2) में
अनुच्छेद 124(2) में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। जिसके लिए एक कॉलेजियम प्रणाली कार्य करती है। जिसके लिए एक कॉलेजियम प्रणाली कार्य करती है। अब अलग से हेडिंग दीजिए, कॉलेजियम प्रणाली। उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। इसका इवोल्यूशन देखेंगे, उसको कहते हैं 3 जजेस केस। जैसे जो फर्स्ट जजेस केस है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं ब्रीफ में। फर्स्ट जजेस केस जो है वह यह कह रहा है, सॉरी आई एम सिटिंग, है ना, दिक्कत नहीं होगी ना। फर्स्ट जजेस केस जो है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981, जिसमें क्या है कि यह जो टर्म लिखा हमने 4+1 या 1+4, मुख्य न्यायाधीश और 4 न्यायाधीश हैं, तो यह था कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा परामर्श पर, कॉलेजियम परामर्श करेगी या मुख्य न्यायाधीश परामर्श करेगा राष्ट्रपति को कि अमुक व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। प्रश्न यह था कि वेदर एडवाइस इज कॉन्करेंस, कॉन्करेंस समझते हैं, सहमति, कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा, तो क्या परामर्श मुख्य न्यायाधीश की सहमति है? नहीं आया समझ में कि मुख्य न्यायाधीश ने, राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अमुक व्यक्ति को बनाया जा सकता है। अब यह राष्ट्रपति के ऊपर है कि वह उस व्यक्ति को बनाए या नहीं बनाए, परामर्श मानना नहीं मानना राष्ट्रपति के ऊपर है। लेकिन अगर यह कह दिया जाए कि जब तक मुख्य न्यायाधीश की सहमति नहीं होगी तब तक नियुक्ति नहीं होगी, तो अनिवार्यता हो गई। तो एसपी गुप्ता केस में कोर्ट ने कहा कि एडवाइस डज नॉट मीन कॉन्करेंस, परामर्श का अर्थ सहमति नहीं होता। तो परामर्श देगा वह, मानना नहीं मानना राष्ट्रपति के ऊपर है। ठीक है। सेकंड जजेस केस जो है 93, वह है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन प्लस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें उल्टा कर दिया न्यायालय ने फैसला एसपी गुप्ता वाला, और यह कहा कि एडवाइस मींस कॉन्करेंस, कि परामर्श जो होगा, परामर्श का अर्थ सहमति है, तो बिना सहमति के हम उस परामर्श पर कार्य नहीं कर सकते। जैसे कि 4 न्यायाधीशों से बना कॉलेजियम सीनियर मोस्ट, उस 4 में 3:1 या 2:2 यही हो सकता है। उसने परामर्श दे दिया कि मिस्टर ए शैल बी अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज। अब वो परामर्श गया मुख्य न्यायाधीश के पास, मुख्य न्यायाधीश ने डिनाई कर दिया, तो वो डिनाइल हो गया।
इसका मतलब है कि मुख्य न्यायाधीश की सहमति अनिवार्य है, तभी वह जाएगी उसके पास। स्पष्ट है? अगर मुख्य न्यायाधीश की सहमति अनिवार्य है और राष्ट्रपति के पास जब आता है वह, तो राष्ट्रपति पर वह बाध्यकारी होगा। आया समझ में? यह कहा गया सेकंड जजेस केस में। अब मुख्य न्यायाधीश कैसे सहमति देगा? तो या तो वह स्वयं अपनी बात कह दे, या कॉलेजियम में से जो 4 हैं उनमें से किन्हीं 2 की सहायता लेके परामर्श करे। यही हो सकता है ना। लेकिन अगर उसने परामर्श दे दिया है तो वह परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा। इज इट ओके? ये था सेकंड जजेस केस। थर्ड जजेस केस जो है वह केस है नहीं, वो बेसिकली परामर्श है, 143, जिसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1998, राष्ट्रपति का संदर्भ है 1998, जिसमें फाइनल शेप दिया गया इसको। तो कहा जाएगा कि एसपी गुप्ता के केस से शुरुआत हुई है, जो सेकंड जजेस केस है उसमें एक ढांचा तैयार किया गया उसका, और फाइनली थर्ड जजेस केस में आकर हमने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है कि अब कॉलेजियम सिस्टम से ही कार्य होगा। वो चलता रहा कब तक? 2014 तक, जब हमने बनाया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। याद आ रहा है? NJAC, 99वां संशोधन किया, NJAC एक्ट बनाया और एक संस्था बनाई हमने, जिसमें क्या लिखा कि परामर्श देने के लिए जो कमीशन होगा उसमें मुख्य न्यायाधीश तो है ही, 2 न्यायाधीश होंगे उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम, विधि मंत्री और 2 गणमान्य व्यक्ति जिनकी नियुक्ति सरकार करे। ठीक है? उस कमीशन का रिकमेंडेशन होगा और तब अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ठीक? उसको 2015 में खारिज कर दिया उच्चतम न्यायालय ने, यह कहकर कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। क्यों? क्योंकि विधि मंत्री और 2 गणमान्य व्यक्ति क्योंकि सरकार नियुक्त करेगी, इसलिए उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होने की आशंका है। राइट? इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होगी, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बुनियादी ढांचे का भाग है। आया समझ में? तो संशोधनों को हम केवल उसी पर चुनौती दे सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर पर। अधिकारों के उल्लंघन पर संशोधन को चुनौती नहीं दे सकते। ये कहां लिखा है? कहां? संशोधन अधिनियमों को या संशोधन विधियां विधि के अर्थ में नहीं आती। ये कहां लिखा है? 13, अनुच्छेद 13 का खंड 4 लिखा है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात संशोधन विधियों को लागू नहीं होगी। तो संशोधन अधिनियमों को हम केवल बुनियादी ढांचे के उल्लंघन के आधार पर ही चुनौती दे सकते हैं। तो न्यायालय ने कहा कि चूंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बुनियादी ढांचे का भाग है, अतः 99वां संशोधन असंवैधानिक है। स्पष्ट हुआ? यह केस भी वही है। दूसरा केस है SC एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, जिसको हम 4th जजेस केस कह रहे हैं। स्पष्ट हुआ या नहीं? हुआ है स्पष्ट? पहला केस है जिसमें कॉलेजियम की संकल्पना रखी गई कि परामर्श, मुख्य न्यायाधीश का परामर्श अनिवार्य है अथवा नहीं, सहमति है अथवा नहीं। दूसरा सेकंड जजेस केस 93 में यह कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश की सहमति, इसका परामर्श सहमति है और वह अनिवार्य है और राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। ठीक? थर्ड जजेस केस में उसके ढांचे का निर्माण किया गया कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। कॉलेजियम वॉज स्टार्टेड इन 1998। 2014 में हमने एक नया सिस्टम क्रिएट किया कॉलेजियम की जगह पर, और 2015 में उसको न्यायालय ने खारिज कर दिया एक मामले में। तो फिर से कॉलेजियम सिस्टम ही काम कर रहा है 2015 के बाद, इसलिए उसको नाम दिया 4th जजेस केस। आया समझ में? जजेस केस इसलिए करेंगे, जज की नियुक्ति का प्रावधान है। वह जज की नियुक्ति से संबंधित, इसलिए उसको फर्स्ट जजेस सेकंड जजेस केस कह रहे हैं, निकनेम उसका है। तो 4th जजेस केस का नाम वही है जो सेकंड था, SC एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट में 2 तरह के वकील होते हैं,
एक सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन है, जहां जनरल जो प्रैक्टिशनर है सुप्रीम कोर्ट का वो रजिस्टर्ड होगा। एक होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, AOR, जिसके लिए कम से कम 10 वर्ष की प्रैक्टिस अनिवार्य है AOR का मेंबर बनने के लिए। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की सदस्यता के लिए 10 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस का। उसके बाद एक परीक्षा देनी होती है एडवोकेट्स को। उस परीक्षा को जब वो क्लियर करता है देन ही इज ए मेंबर ऑफ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ठीक है। इसके अलावा परीक्षा के साथ साथ 2 ऐसे एडवोकेट का जो ऑन रिकॉर्ड हैं उनकी अनुशंसा भी चाहिए। आया समझ में? तो तब जाकर वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की श्रेणी में शामिल होगा। 10 साल की प्रैक्टिस, 2 अधिवक्ताओं की अनुशंसा और एक परीक्षा पास करना, इतनी शर्त है, तब जाकर वह उसमें शामिल होगा। उसके बाद अगर ऐसी उम्मीद की जाती है कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कुछ समय के बाद और डेजिग्नेट करेगा कि यू आर ए सीनियर एडवोकेट नाउ, तो एक अधिसूचना जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय से कि अमुक अधिवक्ता आज की तारीख से वरिष्ठ अधिवक्ता होंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता का मतलब नहीं कि 75 साल उम्र है, समझ में आई बात? हम मान लेते हैं ना सीनियर एडवोकेट का मतलब है कि 80 साल उम्र है तो सीनियर हो गए। तो सीनियर कहने का मतलब 35 साल में भी सीनियर हो सकता है कोई, अगर वैसी क्षमता है उसकी और कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो है। भारत की जो सबसे कम आयु के सीनियर एडवोकेट, ही वाज डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट व्हेन ही वाज 34 इयर्स। सुप्रीम कोर्ट ने उनको वरिष्ठ अधिवक्ता का डेजिग्नेशन दिया था जब उनकी आयु 34 वर्ष थी। तो आयु के हिसाब से तो ही वाज टू यंग। इसका मतलब है कि AOR ऑलरेडी है अगर वह, तो 10 साल पहले प्रैक्टिस किया होगा उसने। तो जब 34 वर्ष का है तो उसके पहले, इसका मतलब कि बाई 24 ईयर्स ही हैड स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस, और पहले कर सकते हैं, और पहले। इसका मतलब है कि द डे ही क्लियर्ड LLB वहीं से प्रैक्टिस किया होगा उसने 22-23 साल की उम्र से। तभी ऐसी स्थिति आएगी ना कि 10 साल की प्रैक्टिस के बाद AOR भी बन गया और सुप्रीम कोर्ट ने डेजिग्नेट कर दिया सीनियर एडवोकेट, तो अपने आर्गुमेंट की क्षमता के आधार पर। ठीक है। इस तरीके से तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2 केस, 2nd और 4th जजेस। क्या स्थिति? हाँ ठीक है। न्यायपालिका समझने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं, एक सैद्धांतिक, एक व्यावहारिक। सैद्धांतिक है जो हम लोग बात कर रहे हैं, व्यावहारिक में बाहर कुछ करना पड़ेगा, बाहर कुछ इधर उधर का कलाकारी करेंगे अगर, तो FIR से लेकर न्यायालय तक सारी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी पूरी। नहीं, बेल क्या होता है, पैरोल क्या होता है, गिरफ्तारी क्या होती है, निवारक निरुद्धता है कि दंडात्मक निरुद्धता है, क्या सब समझ में आ जाएगा। है? हो सकता है, बहुत सारे विवाद हैं इस पर, बहुत सारा विवाद है, लेकिन इससे बेहतर कोई प्रणाली है नहीं अभी। 2 समस्याएं आती हैं कि मान लिया कि मुझे कोई यहां, अपना बहुत साधारण उदाहरण ले रहा हूं, कि यहां किसी को टीचर के रूप में काम करना हो अपनी संस्था में, और उसने आवेदन किया। आवेदन इतने हैं ऑफिस में, दिल्ली में इतने आवेदन हैं, और तरह तरह के आवेदन पढ़ने के बाद लगता है कि ऐसा भी पढ़ाई होती होगी। तो वो क्षमता है या नहीं टीचिंग की, हु विल एसेस, कौन एसेस करेगा? टेल मी। कोई भी शिक्षक के रूप में यहां काम करना चाहता है तो वह अच्छा शिक्षक है या नहीं, या कर सकता है या नहीं, इसकी जांच करनी पड़ेगी ना। मान लिया हम इंटरव्यू ले लें, इंटरव्यू में पूछें कि आप क्या पढ़ाएंगे, उसने कहा कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, है ना, लॉकुस, ठीक है, लॉकुस के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। तो मान लिया कहा कि फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो उससे मान लिया मैंने 4 प्रश्न पूछे कि फिजिक्स का मोशन किसको कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको कहते हैं, है ना, रिफ्रैक्शन क्या होता है, 5 प्रश्न पूछ दिए, उसने सबका उत्तर दिया। मैंने कहा कि नहीं, इज द बेस्ट कैंडिडेट। यह तो जानकारी है, वेदर ही इज एबल टू डिलीवर क्लास में, यह देखना पड़ेगा ना।
कि अभिव्यक्ति कैसी है, तो उसकी जांच कौन करेगा? कोई शिक्षक या कोई और? शिक्षक ही करेगा ना कोई। कि अगर मुझसे कहा जाए कि आपको एसएस करना है, तो मैं कहूंगा कि मैं इंटरव्यू नहीं लूंगा, मैं बैठूंगा पीछे क्लास में, एंड देन आई विल असेस कि वेदर वो जो बात कह रहे हैं वो छात्रों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। या मान ले हम यहाँ के एसडीएम को बुलवा दें, क्या होगा उससे? अगर हमने कहा कि हमारे यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति जिलाधिकारी करता है, सुन के तो बहुत अच्छा लगा कि क्या संस्था होगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस बदल दिया, उसको सब अच्छे लगेंगे, हो सकता है नहीं। उसी तरीके से न्यायाधीश अच्छा काम कर सकता है या नहीं, इसकी जांच कौन करेगा? न्यायाधीश। ये सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार कैसे कर सकती है कार्य। जज भी यह कहता है, सुप्रीम कोर्ट का जज भी यह कहता है कि अगर जो काम पुलिस अधिकारी करेगा वो न्यायाधीश कैसे कर सकता है? जो कार्य एसएसपी कर सकता है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं कर सकता ना, उसको समझ नहीं होगी, क्योंकि वहां जो एसएसपी है वो ग्राउंड जीरो पर विशेषज्ञता समझ रहा है, वह कि अपराधी को कैसे हैंडल किया जाता है। वहां तो अपराधी बंधा होता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, यहां खुली छूट है ना उसको, एसएसपी के पास। वही स्थिति है, इसलिए उसमें नेपोटिज्म का खतरा है ज्यादा। कौन एसेस करेगा उसको? लेकिन उससे बेहतर कोई प्रणाली है नहीं, ये भी तो समस्या है। नहीं, यूपीएससी में भी कौन जस्टिस करेगा? यूपीएससी में भी या तो हम किसको अपॉइंट करते हैं, या तो जो प्रोफेसर्स हैं वो क्वेश्चन बनाएगा, चूंकि सब्जेक्ट की जानकारी चाहिए। सब्जेक्ट की जानकारी है कि नहीं छात्र को, इसके लिए तो प्रोफेसर ही टीचर काम आएगा ना कि क्या क्वेश्चन पूछना है। इंटरव्यू जब होगा तो उसमें जो ब्यूरोक्रेट है वही होंगे ब्यूरोक्रेसी के लिए, तो वहां भी न्यायाधीश होने चाहिए। जैसे लोअर जुडिशरी में या हायर जुडिशरी में मान लिया सिविल जज बनाना हो या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनाना हो, तो जो इंटरव्यू होता है उसमें हाई कोर्ट कंडक्ट करता है इंटरव्यू का, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। या कोई लॉ का प्रोफेसर है, उस तरह के लोग होते हैं इंटरव्यू पैनल में, जो जजेस के लिए पीसीएसजे है या कोई भी है, उसमें उसकी नियुक्ति हो सकती है, क्योंकि वो एसेस करेगा उसको, राइट। लेकिन अब उसमें हम किसी और को बिठा देंगे, मान लिया ब्यूरोक्रेट को बिठा दिया, तो नहीं कर पाए, कैसे टेस्ट करेगा उसको? हाईकोर्ट का जज तो यह कहेगा कि इसका मतलब क्या होता है, तो वो, लेकिन जिलाधिकारी को क्या पता चलेगा उसमें, इसलिए समस्या होती है। लिखे कॉलेजियम है, चलिए क्या लिखा है, लास्ट क्या लिखा है? कुछ नहीं, ये लिखा है ना, फर्स्ट जजेस केस लिखिए उसमें, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। ये केस बहुत पॉपुलर है जनहित याचिका के लिए भी। इसी केस में उच्चतम न्यायालय ने पीआईएल को मान्यता दी है, जनहित याचिकाओं को इसी केस में मान्यता दी गई है। इसे बहुत चर्चित केस है यह, एंड ही वाज एडवोकेट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। यहीं के लॉयर थे यह, ही डाइड आई थिंक 2 years बिफोर, वेरी पावरफुल एडवोकेट। तो आप ही के शहर के थे, वेरी पॉपुलर केस इन इंडिया। इस मामले में भी, कॉलेजियम के लिए भी, और जनहित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने जो मान्यता दी, जहां से न्यायिक सक्रियता की शुरुआत होती है, वो इसी केस से है। तो दोनों जगहों पर याद रखना है। हाँ, इसमें लिखिए, इस मामले में यह कहा गया, इस मामले में यह कहा गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय पर, न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय पर मुख्य न्यायाधीश की भूमिका
केवल परामर्शी होगी। न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय पर मुख्य न्यायाधीश की भूमिका केवल परामर्शी होगी। अतः अतः उसके परामर्श को राष्ट्रपति द्वारा अतः उसके परामर्श को राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। यह है सुप्रीम कोर्ट। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, बनाम भारत संघ, 1993। इसमें लिखिए, इस मामले में एसपी गुप्ता मामले के निर्णय को उलट दिया गया था। इस मामले में एसपी गुप्ता मामले में दिए गए निर्णय को उलट दिया गया था। और यह कहा गया और यह कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश का परामर्श उसकी सहमति होगी। या इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए वाक्य को, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श का अर्थ कर दीजिए। मुख्य न्यायाधीश के परामर्श का अर्थ उसकी सहमति होगी। परामर्श का अर्थ उसकी सहमति होगी, जो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगी। जो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगी। लेकिन इसके लिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ परामर्श किया जाएगा। ठीक है। तीसरा है थर्ड जजेस केस। इसको लिखेंगे इन रेफरेंस
हिंदी में इसको लिखेंगे राष्ट्रपति संदर्भ 1998। राष्ट्रपति संदर्भ ठीक है, इसमें लिखना है इस संदर्भ के आधार पर, इस संदर्भ के आधार पर कॉलेजियम प्रणाली की संरचना, कॉलेजियम प्रणाली की संरचना का निर्माण किया गया। कॉलेजियम प्रणाली की संरचना का निर्माण किया गया जिसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे। पारा कीजिए। कॉलेजियम प्रणाली द्वारा दिए गए परामर्शों के आधार पर, कॉलेजियम प्रणाली द्वारा दिए गए परामर्शों के आधार पर की जाने वाली नियुक्ति, की जाने वाली नियुक्ति कई अवसरों पर विवादास्पद हो गई थी। विवादास्पद हो गई थी। ऐसे आरोप लगाए गए थे कि इस प्रणाली में, ऐसे आरोप लगाए गए थे कि इस प्रणाली में पारदर्शिता की कमी थी, पारदर्शिता की कमी थी। इसी पृष्ठभूमि में - 2014 में संविधान के संविधान के 99वें संशोधन अधिनियम द्वारा, संविधान के 99वें संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया जिसमें मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री तथा सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले, केंद्रीय विधि मंत्री तथा सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 2
दो गणमान्य व्यक्तियों को शामिल करने का, दो गणमान्य व्यक्तियों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। प्रावधान किया गया। ठीक है। अब एक पारा करके लिखिए। उच्चतम न्यायालय ने, यही केस लिखना है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, वर्ष बदल जाएगा, केवल ये हो जाएगा 2015। लिखिए, पारा चेंज करके क्या लिखा? उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2015, ब्रैकेट में कर लेना है, फोर्थ जजेस केस। हो गया? फोर्थ जजेस केस। मामले में 99वें संशोधन अधिनियम 2014, 99वें संशोधन अधिनियम 2014 और उसके आधार पर बनाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, एनजेएसी एक्ट, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 को असंवैधानिक घोषित किया, को असंवैधानिक घोषित किया। ठीक है, ये पूरी नियुक्ति की स्थिति है। हम लोग क्या लिख रहे हैं? उच्चतम न्यायालय का स्थान और उसकी भूमिका। मेजर जो हमारा हेड है वो ये है ना, कि संविधान में उच्चतम न्यायालय का स्थान क्या है और उसकी भूमिका क्या है। तो हमने उच्चतम न्यायालय क्या है ये लिखा है शुरुआत में, उसके बाद कितने न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है। अब वापस आए, पारा चेंज करके लिखिए। अनुच्छेद 124 को, अनुच्छेद 124 को अनुच्छेद 1 के साथ पढ़े जाने से, अनुच्छेद 124 को अनुच्छेद 1 के साथ पढ़े जाने से यह स्पष्ट होता है कि संघ और राज्यों के लिए न्यायपालिका अलग अलग होगी। संघ और राज्यों के लिए न्यायपालिका अलग अलग होगी। इसी आधार पर, इसी आधार पर अनुच्छेद 124 में संघ के लिए उच्चतम न्यायालय, संघ के लिए उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान है।
अनुच्छेद 235, अनुच्छेद 235 में नहीं अभी लिखवा रहा हूं, 235 भी है। अनुच्छेद 235 में अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख है। अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख है, ठीक है ना। इन प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि भारत इन प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि भारत में न्यायिक विकेंद्रीकरण की संकल्पना प्रचलित है। भारत में न्यायिक विकेंद्रीकरण की संकल्पना प्रचलित है। यह भी कहा जा सकता है यह भी कहा जा सकता है कि भारत का न्यायिक ढांचा त्रिभुजाकार है। जिसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय अवस्थित है। भारत का न्यायिक ढांचा त्रिभुजाकार है, जिसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय अवस्थित है। स्पष्ट हो गया? हाँ? अभी से कितने, एक अनुच्छेद 124 से शुरुआत कर, 124, अनुच्छेद 1, 214, 235। ठीक, ये आगे फिर काम आएगा जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तुलना करेंगे, खासतौर से रिट के मामले में। उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत है, लेकिन वो विस्तार कहाँ है और कैसा है उसकी चर्चा करेंगे तो वहां फिर इस वाक्य की जरूरत पड़ेगी कि भारत का जो न्यायिक ढांचा है वो त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर, पिरामिडल स्ट्रक्चर है, जिसके एपेक्स पर, शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है, उसके बाद उच्च न्यायालय, नीचे अधीनस्थ न्यायालय। जैसे जैसे हम नीचे बढ़े जैसे नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट ज्यादा हो जाएंगे। तो विकेंद्रीकरण है, लेकिन खासियत क्या है कि चूंकि यह संघ का उच्चतम न्यायालय है और भारत राज्यों का संघ है, इसलिए विकेंद्रीकरण के साथ साथ एक समादेश भी है, वर्टिकल कमांड भी है उच्चतम न्यायालय का। कैसे? 141 लिखता है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। नहीं पढ़ा है ना ये? 141 ध्यान में तो आ ही रहा है। इस जितने भी न्यायालय हैं भारत के राज्य क्षेत्र में, सब पर बाध्यकारी हैं निर्णय, और उस आधार पर यह कह सकते हैं कि विकेंद्रीकरण के बावजूद एक लंबवत नियंत्रण या समादेश उच्चतम न्यायालय का बना हुआ है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि इंडिया हैज डिसेंट्रलाइज्ड बट यूनिफाइड जुडिशरी। भारत की न्यायपालिका विकेंद्रीकृत होते हुए एकीकृत है। स्पष्ट हुआ यार? है स्पष्ट हुआ कि विकेंद्रीकरण तो है ही, एकीकरण भी है, और उच्चतम न्यायालय का वर्टिकल कमांड है उस पर। तो अगर हम कई अनुच्छेदों को जोड़ दें एक साथ फिर तो यह सिद्ध हो जाएगा। वही लिखेंगे अभी। यहां तो लिखा कि एक त्रिभुजाकार ढांचा है जिसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय अवस्थित है। यह विकेंद्रीकरण का उदाहरण हो गया। अब बताना है कि एकीकरण कैसे है। तो एक और अनुच्छेद है इसमें, 139A, देखिए 139A। मिला? है? क्या है उसमें? हम्म
139A कह रहा हूं, कैपिटल ए। कुछ मामलों का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस। क्या लिखा है कि यदि ऐसे मामले जिनमें विधि के समान या सारतः समान प्रश्न अंतर्वलित है। कुछ है समझ में? अपने मस्तिष्क में अंतर्वलित हुआ या नहीं? हैं? यदि ऐसे मामले जिनमें विधि के समान या सारतः, अंग्रेजी क्या है? वेयर केसेस इन्वॉल्विंग द सेम और सब्सटेंशियली द सेम क्वेश्चंस ऑफ लॉ। उच्चतम न्यायालय के और एक या अधिक उच्च न्यायालयों के अथवा दो या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं और उच्चतम न्यायालय का स्वप्रेरणा से स्वतः संज्ञान लेकर या अथवा भारत के महान्यायवादी द्वारा या ऐसे किसी मामले के किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसे प्रश्न व्यापक महत्व के सारवान प्रश्न हैं, तो उच्चतम न्यायालय उस उच्च न्यायालय या उन उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामले या मामलों को अपने पास मंगा सकेगा और उन सभी मामलों को स्वयं निपटा सकेगा। यह भी एक प्रावधान है, एक वर्टिकल कमांड है उसका। तो 139A, इसके अलावा 141 कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। यह सिद्ध करता है कि विकेंद्रीकरण होने के बावजूद भारत का न्याय तंत्र एकीकृत है। इसलिए यह अपने आप में प्रश्न है, कोर्ट विद इन कोर्ट्स लिखेंगे कि भारत का न्याय तंत्र विकेंद्रीकृत होते हुए भी एकीकृत है। टिप्पणी कीजिए। आया समझ में? तो कई तरह के संवैधानिक प्रावधान जुड़ जाएंगे इसमें। विकेंद्रीकरण कैसे, एकीकरण कैसे, लिखिए। हाँ, कौन सा है ना? बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग हाई कोर्ट्स में अलग एक ही सिमिलर केसेस हो सकते हैं, तो सारे पिटिशंस एक साथ क्लब कर दिया जाए और उसको फिर क्लब कर देंगे तो उसको फिर उच्चतम न्यायालय ने मंगा लिया तो वहां उसका निपटारा खुद कर देगा। तो अलग अलग उच्च न्यायालयों में अलग अलग फैसले हो सकते थे, एक खतरा हो सकता था। एक उच्च न्यायालय के पास साक्ष्य कुछ और होगा तो उसका डिसीजन हो सकता है किसी के पक्ष में चला जाए, दूसरा हाई कोर्ट उसके विपक्ष में कर दे, यह भी तो खतरा हो सकता है। अब क्या है कि सिमिलर अगर पिटिशंस हैं उनको एक जगह क्लब कर दिया, क्लब करके सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया अगर हमने, या सुप्रीम कोर्ट ने मंगा लिया उसको, अब वो सारी चीजों का निपटारा एक साथ करके वो चैप्टर, वो विवाद क्लोज हो जाएगा। ठीक है? सो दैट वाज अ गुड स्टेप टेकन बाय 42nd अमेंडमेंट। 139A है ना? 42वें संशोधन लिखा है नीचे फुटनोट में, संविधान के 42वें संशोधन की धारा 24 द्वारा अंतः स्थापित। तो 42वें संशोधन, 139 तो रिट है, 139 इज रिट। वो आगे डिस्कस करता हूं, लिखिए इसमें आगे पारा चेंज करके। क्या स्थिति ठीक लग रही है? थोड़ा आ रहा है समझ में? डिफिकल्ट चैप्टर है यह, संसद और कार्यपालिका से ज्यादा डिफिकल्ट है न्यायपालिका। क्या दिक्कत? आसान लग रहा है मुझे, जहां तक लगता है कि जुडिशरी इज बिट डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट देन लेजिस्लेचर। तो सीधा साधा है, प्रक्रिया या लाया जाएगा, यह काम होगा, वो तो नेताओं की बात, इसलिए आसान है वह। हाँ, क्या पूछा? पूछा कुछ? हाँ, क्या? या तो लिख के भेजो या कोई और बताओ मुझे क्या पूछा जा रहा है, आवाज नहीं आ रही वहां से। क्या हो गया? हाँ हाँ, लिख के भेज, लिख के भेज। हाँ, आगे लिखिए इसमें। लास्ट वाक्य क्या है? ठीक ठीक, पारा कीजिए। भारत के राज्यों का एक संघ होने के कारण, भारत के राज्यों का एक संघ होने के कारण भारत का न्यायतंत्र विकेंद्रीकृत और एकीकृत दोनों है।
विकेंद्रीकृत और एकीकृत दोनों है। चूंकि उच्चतम न्यायालय भारत के त्रिभुजाकार न्यायिक ढांचे के शीर्ष पर अवस्थित है, चूंकि उच्चतम न्यायालय भारत के न्यायिक ढांचे भारत के त्रिभुजाकार न्यायिक ढांचे चूंकि उच्चतम न्यायालय भारत के त्रिभुजाकार न्यायिक ढांचे के शीर्ष पर अवस्थित है, अतः उसका लंबवत समादेश, ब्रैकेट में कर लीजिएगा नियंत्रण, उसका लंबवत समादेश वर्टिकल कमांड, या ब्रैकेट में कर सकते हैं नियंत्रण, अगर समादेश याद नहीं रहता है तो। लंबवत समादेश सभी न्यायालयों पर प्रभावी है। सभी न्यायालयों पर प्रभावी है। इस संबंध में अनुच्छेद 141 का उल्लेख महत्वपूर्ण है। इस संबंध में अनुच्छेद 141 का उल्लेख महत्वपूर्ण है, जिसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि ब्रैकेट में लिखिए निर्णय, भारत के राज्य के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगी। इसी प्रकार अनुच्छेद 139A ब्रैकेट में कर लीजिए 42वें संशोधन 1976 से शामिल। 42वें संशोधन 1976 से शामिल के तहत उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालयों से मामलों के अंतरण की शक्ति, या ट्रांसफर की शक्ति प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालयों से मामलों के अंतरण की शक्ति प्राप्त है। इसी प्रकार अनुच्छेद 32 के तहत जारी रिटों का प्रभाव सभी न्यायालयों पर होगा। ठीक है, हो गया। विकेंद्रीकरण भी है और एकीकरण भी है, वर्टिकल कमांड भी है। और भी चाहे तो लिख सकते हैं, लिखने के लिए तो बहुत सारी चीज लिखी जा सकती हैं,
अलग अलग अनुच्छेदों की व्याख्या करते चलेंगे तो फिर बहुत डेप्थ में, उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। वी आर नॉट डूइंग रिसर्चेस, रिसर्च तो कर नहीं रहे ना हम। तो इतना हमारे लिए पर्याप्त। अगर एक प्रश्न लिख लीजिए, दिमाग में आया है क्वेश्चन तो लिख लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए एक स्टेटमेंट। थोड़ा आसान कर देता हूं प्रश्न को, है ना। जैसे दो प्रश्न हो सकते हैं, एक है एक स्टेटमेंट सीधे सीधे दे दिया जाए कि भारत में न्यायिक ढांचा विकेंद्रीकृत होते हुए भी एकीकृत है, और इसी को थोड़ा सा सरल कर दिया जाए तो हो जाएगा कि भारत के एकात्मक परिसंघीय ढांचे में या भारत के परिसंघीय ढांचे में न्यायतंत्र विकेंद्रीकृत और एकीकृत दोनों है ना। लिखिए, देखिए, भारत के परिसंघीय ढांचे में उसका न्यायतंत्र, भारत के परिसंघीय ढांचे में उसका न्यायतंत्र विकेंद्रीकृत और एकीकृत दोनों है। टिप्पणी कीजिए। पढ़कर क्या लग रहा है कि कॉन्ट्राडिक्शन है ना। अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो यूनिटरी कैसे होगा, है ना। तो एक तरीके से परस्पर विरोधी शब्दावली है कि विकेंद्रीकरण होगा तो एकीकरण नहीं हो सकता, अगर एकीकरण है तो विकेंद्रीकरण नहीं हो सकता। ये दोनों है। ठीक वैसे ही जैसे लिखा कि भारत के परिसंघीय ढांचे में, तो पहला ही वाक्य क्या होगा कि भारत का परिसंघीय ढांचा अनुच्छेद 1 के अनुसार राज्यों के संघ का ढांचा है, अर्थात इसका चरित्र परिसंघीय और इसकी आत्मा एकात्मक है। यहीं से आंसर की शुरुआत कर दे सकते हैं इसी तरीके से, है ना। कुछ शब्द ऐसे हैं जो डिफिकल्ट लगते हैं, जैसे समादेश है, ये सब जो शब्द है, लेकिन शब्द अच्छे लिखेंगे तो जाहिर है नंबर ज्यादा आएगा, है ना। धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो आदत हो जाएगी। वह अपने वहां ब्रैकेट में नहीं लिख देना है, समादेश लिख के ब्रैकेट में नियंत्रण कर दिया है, उसको आता है समझ में, है ना। तो अपनी तरफ से यह सूचना नहीं देनी कि आप पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं, तो उसको सरल भाषा में नहीं लिखना, वहां समादेशी लिखा जाएगा, उसको आ जाएगा समझ में। वह ठीक है। अब यह हो गया कि उसका स्थान कैसा है। अभी एक चीज इसमें बच रही है कि वह परिसंघीय न्यायालय भी है, ये कल लिखवाऊंगा, ठीक है। हाँ? मैं चाह रहा हूं कि क्लास लंबी चले, लंबी चले मतलब एक ही दिन नहीं, एक ही दिन लंबी चले फिर नहीं चले, उससे अच्छा है कि शॉर्ट चले, लंबे समय तक चले, राइट। कल लिखवाऊंगा फिर। इसको पूरा करेंगे हम लोग जब परिसंघीय न्यायालय जब लिख लिया जाएगा कि हाउ इट इज अ फेडरल कोर्ट, तब उसमें लिखा जाएगा फिर उसकी भूमिका कैसी है, कि वह संविधान के संरक्षक की भूमिका और समाज के संरक्षण की भूमिका दोनों अलग अलग लिखे जाएंगे। तो संविधान के संरक्षक की भूमिका कई बार पूछा गया है। जो स्थिति भारत में सामाजिक बनी हुई है, या जो पेपर 1 में हमें भारतीय समाज पढ़ना है, उसके हिसाब से समाज को सुरक्षित रखने में उच्चतम न्यायालय कैसे अपनी भूमिका निभाता है, पेपर 2 और पेपर 1 को जोड़कर प्रश्न बनाया जा सकता है भविष्य में, है ना। तो उस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे।